हेलो गाइज, आप सभी का हमारे कृषि से जुड़े हुए चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। इस टॉपिक में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फसल उन्नयन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह प्रश्नोत्तर आपकी गत वर्षों की परीक्षाओं में क्रमशः पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि पुराने हैं तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी उपयोगी बन सके। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज पहला प्रश्न है, संकरण को परिभाषित कीजिए तथा उनके उद्देश्य लिखिए। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। संकरण को परिभाषित कीजिए तथा उनके उद्देश्य लिखिए। तो संकरण क्या है, आइए जानते हैं। तो संकरण एक ऐसी विधि है, सस्य सुधार या की सबसे अच्छी या आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि है। संकरण सस्य सुधार की सबसे अच्छी या आधुनिक विधि है, जिसके द्वारा आप अपनी इच्छा अनुकूल किस्म का उत्पादन किया जा सकता है। यानी इस विधि से आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी किस्म का उत्पादन कर सकते हैं तथा विभिन्न लक्षणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों या पौधों अथवा जानवरों के आपस में सहयोग करने को संकरण कहते हैं। अर्थात जैसे कि दो पौधों या दो व्यक्ति या जानवरों के संयोग से जो नई किस्म उत्पन्न होगी उसको क्या कहते हैं, संकरण। संयोग को संकरण कहते हैं। यद्यपि संकरण की क्रिया का ज्ञान बहुत प्राचीन काल से था, अर्थात यह क्रिया या यह विधि बहुत ही पुरानी है, परंतु फसलों में सुधार करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग 1900 में मेंडल के आनुवंशिकता नियमों के पुनः अनुश्लेषण के बाद ही जाने लगा था। क्योंकि मेंडल ने दो नियम का उपयोग किया था। कौन से दो नियम थे उनके? एक था वंश संयोजन नियम, दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोस्तों, यह जो दोनों नियम है यह परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं कि मेंडल के कौन से दो नियम हैं। यह कभी दे दिया कि स्वतंत्र अपव्यूहन से आपके नियम से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आपके जो नियम है यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इनको विस्तार पूर्वक कि कौन सा नियम में क्या है और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर। तो आते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ही हमारी आनुवंशिकी तथा पादप विज्ञानों के आधार है। अर्थात इन्हीं दो नियमों से जो संकरण विधि है ये का ज्ञान मिलता है। यह दोनों नियम केवल उसी समय फिट होते हैं, अर्थात उसी समय सही होते हैं जब दो व्यक्तियों का संयोग फलद हो, अर्थात अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों का व्यवहार नियमित हो। आधुनिक काल में संकरण विधि में बहुत अधिक प्रगति हुई है। तो जानते हैं कि सस्य सुधार में इसी विधि में निम्नलिखित मुख्य पक्ष कौन कौन से, अर्थात मुख्य जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है संकरण के उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा है सर्वेक्षण तथा पितरों का चयन, अर्थात सर्वेक्षण अर्थात पितरों का चयन। उसके बाद तीसरा जो है वो है चयनित पितरों में संवर्धन। चौथा है संकरण की विधि। और पांचवा जो है वो है कि संकरण से प्राप्त संकर की भावी नियोजित पीढ़ियों में से ऐच्छिक लक्षणों की दृष्टि से समयुग्मजी पौधों का चयन करना। उसके बाद इसके जो उद्देश्य संकरण के वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसके 4 उद्देश्य होते हैं। जो पहला उद्देश्य है वो यह कहता है कि जब किसी जन्म समूह में चयन किया जाता है तो कुछ समय तक सतत चयन के बाद उस जन समूह में विविधता नहीं रहती और विविधता के अनुपस्थिति में सत्य सुधार का कार्य बंद हो जाता है। अर्थात सुधार के लिए जन समूह में विविधता होना आवश्यक है। अतः संकरण द्वारा कृत्रिम रूप से विविधता उत्पन्न की जाती है ताकि ऐच्छिक संयोगों वाले पौधों का चयन किया जा सके। तो जो उद्देश्य इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जिसमें ऐच्छिक संयोगों वाले पौधों का चयन किया जा सके, इस उद्देश्य के तहत। अगला जो उद्देश्य है वो यह कहता है सभी ऐच्छिक लक्षण जैसे बीमारी तथा कीड़ों की प्रतिरोधिता, अधिक उपज देने की क्षमता तथा विभिन्न जलवायु की दशाओं में अनुकूलता होने की क्षमता आदि एक ही किस्म में न होकर एक किस्म में बिखर पाए जाते हैं। अतः संकरणों का मुख्य उद्देश्य 2 अथवा अधिक किस्मों में बिखरे हुए ऐच्छिक लक्षणों में एक ही किस्म में लाना, अर्थात अलग अलग 2 लक्षणों को बिखरे हुए उनको एक किस्म में लाना। अगला जो है उद्देश्य वो यह बताता है कि कभी कभी आनुवंशिकी कारकों
के पुनः संयोग से नए तथा ऐच्छिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। गुणात्मक लक्षणों की अतिक्रमी बीज संयोजन होते हैं, जिससे अधिक पौधे उत्तम मिल सकते हैं। चौथा उद्देश्य कहता है कि संकर ओज का प्रयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? संकर ओज का उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न 2 की। स्व अनिश्चयता क्या है या कितने प्रकार की होती है? क्या होती है? स्व अनिश्चयता यह कितने प्रकार की होती है या यह क्या है? तो जानते हैं स्व अनिश्चयता क्या है। तो नर और मादा युग्मकों में फलद होते हुए जब स्वपरागण के बाद पराग नाल में की धीमी वृद्धि के कारण वह वर्तिका की पूरी लंबाई को पार करके निषेचन में असफल हो जाए और परिणाम स्वरूप बीज न बने, तो इस दशा को अनिश्चयता कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है, स्व अनिश्चयता और पर अनिश्चयता। अब जानते हैं कि स्व अनिश्चयता क्या होती है। स्व अनिश्चयता अर्थात स्वपरागण इसको बोलते हैं। इसमें निषेचन नहीं होता है, लेकिन परागण से निषेचन होता है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि स्व अनिश्चयता में निषेचन नहीं होता है, पर परागण से निषेचन होता है। उसके बाद जानते हैं कि पर अनिश्चयता क्या है। तो पर अनिश्चयता अर्थात पर परागण से निषेचन नहीं होता है, लेकिन स्वपरागण से निषेचन होता है। उसमें क्या था? उसमें निषेचन नहीं होता था, पर परागण से निषेचन होता था। और पर अनिश्चयता में क्या है? इसमें निषेचन भी नहीं होता है, पर इसमें जो निषेचन है वो स्वपरागण से निषेचन होता है। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 पूछ रहा है पर परागण क्या है? क्या है? पर परागण क्या है? व्हाट इज द कॉर्पोलेशन? जानते हैं कि पर परागण वह क्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोश से परागण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाम पर पहुंच जाते हैं, पर परागण कहलाती है। तो पर परागण वह क्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोश से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाम पर पहुंच जाते हैं, पर परागण कहलाती है। पर परागण एक क्रिया एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों वाले पौधों में होती है। इस क्रिया में संतान के उत्पादन में 2 पौधे भाग लेते हैं पर परागण के लिए, क्योंकि एक पौधे के पुष्प के परागण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। अब जानते हैं कि और यह क्रिया कितने रूपों में होती है? यह क्रिया निम्न रूपों में होती है। ये जानते हैं कौन कौन से। तो नंबर 1 होता है कीट पर परागण और दूसरा है वायु पर परागण। यह दोनों मुख्य हैं, यही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक है कीट पर परागण, दूसरा है वायु पर परागण और तीसरा है जल परागण और डी है जंतु परागण। कौन सा है? कीट पर परागण और वायु पर परागण, जल पर परागण, जंतु पर परागण। और पर परागण के लाभ कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं इसके लाभ। तो इसके जो लाभ हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला लाभ है संतान अच्छी तथा तंदुरुस्त बनती है, जो जीवन संग्राम में अपने आप को बनाए रखती है। स्वस्थ तथा अधिक बीज बनते हैं और इसमें नई किस्में तथा नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। तथा जो चौथा इसका जो लाभ है वो है पौधे वातावरण के अधिक अनुकूल होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में है कि कपास की उत्पत्ति को समझाइए। एक्सप्लेन द ऑर्गन ऑफ कॉटन। कॉटन की उत्पत्ति को समझाइए। कॉटन का उत्पत्ति स्थान कहाँ से है? तो दोस्तों कपास की कई सी जातियां हैं और वो अलग अलग जगह से उत्पन्न हुई है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी जो जाति इसकी है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो कपास के दोनों द्विगुणित स्पेसीजों जैसे कि गैस्पियम ऑर्बेसियम एवं गैस्पियम हर्मेसियम का उद्गम अफ्रीका और रेशेदार जंगली स्पेसीज गैस्पियम अफ्रीकानम से मानते हैं। कौन सी 2 जातियां हैं? एक है गैस्पियम ऑर्बोरियम और दूसरी है गैस्पियम हर्मेसियम का उद्गम स्थान कहाँ है? अफ्रीका की रेशेदार जंगली स्पेसीज गैस्पियम अफ्रीकम से जाना जाता है। और जो गैस्पियम आर्बेसिरम का उद्गम स्थान है वो भारत में है। तो भारत में किसका है? गैस्पियम आर्बेसिरम का। जबकि गैस्पियम हार्बेसियम की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। ऐसी धारणा है कि दोनों ही पर चतुर्गणित स्पेसीजों की उत्पत्ति एसिकानम जीनोम अर्थात अमेरिका के जंगली स्पेसीज गैस्पियम रेमाडियाई तथा द प्रकृति संकरण के द्वारा हुई है और गैस्पियम हिंसुटम की उत्पत्ति मध्य अमेरिका तथा गैस्पियम बारबाडिस का उद्गम स्थान पेरू में माना जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट है कि
गैस्पियम हैरुसुटम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो यह मध्य अमेरिका, और गैस्पियम बार्बाडेस का उद्गम स्थान कहाँ है? यह पेरू में है। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की कि जनन द्रव्य बैंक क्या है, या आप इससे क्या समझते हैं, और इससे एक प्रश्न यह बनता है कि जनन द्रव्य क्या होता है। तो पहले बात करते हैं जनन द्रव्य की कि जनन द्रव्य क्या है। तो जनन द्रव्य किसी फसल स्पेसीज एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण द्रव्य के पूरे समूह को स्पेसीज का जन्म द्रव्य कहते हैं। दोस्तों, जनन द्रव्य और जनन द्रव्य बैंक में बहुत ही बड़ा फर्क है। तो आपको सबसे पहले बता दिया है कि जनन द्रव्य क्या है। तो जनन द्रव्य किसी फसल की स्पेसीज एवं उनकी जंगली संबंधियों की उपस्थिति संपूर्ण द्रव्य के परे समूह को उस स्पेसीज का जनन द्रव्य कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि जनन द्रव्य बैंक क्या है। तो यदि किसी जाति से संबंधित अधिकांश जीन्स अथवा विविधता को किसी एक स्थान पर एकत्रित करके बनाए रखा जाए तो उस स्थान को उस विशेष जाति का जनन द्रव्य बैंक अर्थात जीन बैंक अथवा विश्व वर्ड कलेक्शन कहते हैं। समझ रहे हैं आप ये जनन द्रव्य और जनन द्रव्य बैंक में क्या डिफिनेशन का फर्क है। तो जनन द्रव्य जो बैंक है इसमें बताया गया है यदि किसी जाति से संबंधित अधिकांश जीन्स यानी किसी जाति के जितने भी पौधे हों उनके जीन्स अथवा विविधता को किसी एक स्थान पर एकत्रित करके बनाए रखा जाए तथा उस स्थान को उस विशेष जाति के जनन द्रव्य बैंक, जीन बैंक अथवा विश्व संग्रह कहते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आप सभी के दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके भी लिए लाभदायक साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।